आवाज सबको आ रही है क्या? ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। राइट, पीओएसी बेटा आज शुरू हो जाएगा शायद, नो टेंशन। बहुत ही मुश्किल लग रहा है तुमको, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, बहुत टाइम पास है वो, कुछ भी नहीं। आज नहीं लेकिन कल शुरू होगा शायद। सो लेट अस गो टू द स्क्रीन डायरेक्टली। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये चलो यहां पे अब जो अभी तक हमारे क्वेश्चंस हुए हैं वो क्वेश्चन सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, एक सवाल लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। हम पहले इंपेरिकल निकालेंगे फिर मॉलिक्यूलर। तो हमने देखा कल, हमने क्या देखा कल कि परसेंटेज कंपोजिशन जो दिया होता है उससे हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में मोलार मास दिया है तो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हैं, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। इसके बेसिस पर हमको क्या करना है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है अगले वाला। चलिए राइट, राइट। तो एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है आपको, और उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो गया है क्या? एक बार बोलो मुझे प्लीज, हैज दिस क्वेश्चन बीन कंप्लीटेड प्लीज? चलो चलो चलो, बताओ बताओ बताओ, फास्ट बताओ। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे बस एक क्वेश्चन, मतलब एक ही ज्यादा चीज करनी है, वो ये कि हमको फाइंड आउट करना है मोलार मास। ये कंपोजिशन दिया है इसका। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे क्या है। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 96। अब गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, हमको दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज 96 ग्राम। उसके बाद है कार्बन का परसेंटेज दिया है, नाइट्रोजन का दिया है, और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है। तो मेरे ख्याल से इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हमने निकाला था राइट कल। तो ये टोटल तो 100 हो रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अगर टोटल 100 नहीं होता तो हम ऑक्सीजन के बारे में सोचते, राइट। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो हमने यहाँ पे सब कुछ ये करके मेरे ख्याल से ये निकाला था। यहां तक आए थे ना हम? एक बार बोलो मुझे, ये इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला था, यस और नो? Had we drawn the empirical formula? Yes. Now let us move forward again. देखिए ये है इंपेरिकल फॉर्मूला आपका। तो इंपेरिकल फॉर्मूले से हम इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकाल सकते हैं 12 इंटू 2। पता है जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं ना बेटा, वैसे ही इंपेरिकल फॉर्मूले का वेट निकालते हैं। व्हाट इज इट्स गिवन वेट? गिवन वेट की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, लिखना नहीं हो गया, मैं दे दूंगा आपको, स्क्रीन आपके सामने रखूंगा, पूरा लिखेंगे आज। सो गिवन वेट नहीं है इसमें बेटा, इसमें मॉलिक्यूलर वेट ही देते हैं, गिवन वेट होता ही नहीं इसमें। उसके बाद है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने, फिर ये है नाइट्रोजन का मास 14 और 10 हाइड्रोजन का मास, ये हो गया। सो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। इसको ग्राम भी लगा सकते हो। तो n निकालना होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिसको बोलते हैं हम, उसका फॉर्मूला होता है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट यानी मोलार मास आपको दिया है 96। इंपेरिकल फॉर्मूला वेट हमने निकाला अभी अभी, ये देखिए ये वाला यहाँ पे डाल दिया, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 2। तो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला,
ये हमने देखा था कल। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, सो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये C4 हो गया, नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ गया, और 10 का मल्टीप्लीकेशन 20 आ गया। सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ, सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ योर कंपाउंड। इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मतलब पहले परसेंटेज कंपोजिशन देंगे, उससे हम इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और इंपिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होने पर आप परसेंटेज कंपोजिशन भी निकाल सकते हो, राइट? ओके, तो इस तरीके से यहां तक हम आए थे कल। अब आगे आगे क्या करना है, आगे क्या दिया है भैया? ओके, चलिए एक क्वेश्चन आपको करना है, मैं बताता हूं, आप लिख लीजिए प्लीज, एक मिनट। ये क्वेश्चन आपको करना है, कहां से करना है, इसका पूरा निकालो आप। ये है आपके सामने, ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट दिया है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है, आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है पूरा इस कंपाउंड का। प्लीज स्टार्ट, रफ में करो, रफ में प्लीज। तो सिंपल सी बात है, यहां आपके पास ये मैंने ये ले लिया, फटाफट फटाफट, एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहले तो ये है गिवन डेटा, सबको पता ही होगा। उसके बाद ये है, चलिए तो सिंपल सी बात है, लेट टोटल मास, हमने 100 पकड़ लिया, आपको पता ही है, फिर इस परसेंटेज को मास में कन्वर्ट करते हैं हम, 38, 50, 12। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हर एक के, मास अपॉन मोलार मास से, तो कार्बन का मास 38 डिवाइड बाय 12, 3.16 आ गया कार्बन के मोल्स। वैसे ऑक्सीजन के मोल्स 50 डिवाइड बाय 16, 3.12 आ गए। बहुत ही आसान है। इसके बाद है राइट रेशियो, इनका रेशियो लिखेंगे हम 3.16, 3.12 और 12। तो सिंपल सी बात है, हम इसको भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, इसको भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मैंने इन दोनों को राउंड ऑफ कर दिया। तो राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास क्या आता है, देखिए ये आता है, राइट, रेशियो 3, 3, 12। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, तो 3 से डिवाइड कर दिया इस पूरे रेशियो को, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये 4 हो जाएगा। सो यू गेट दिस 1:1:4, मतलब बहुत आसान है। तो ये है आपका 1 कार्बन, फिर ऑक्सीजन भी 1 है और हाइड्रोजन 4 है। एक्चुअली फॉर्मूले को कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन और बाद में ऑक्सीजन ऐसा लिखा जाता है, तो ये CH4 वो आएगा। जिसका जिसका ये आया है उनका करेक्ट है। उसके बाद है इंपिरिकल फॉर्मूला वेट, इंपिरिकल फॉर्मूला वेट, एक कार्बन का 12, उसके बाद ये हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 16 एक का। सो दिस इज द इंपिरिकल फॉर्मूला वेट, आप इसको ग्राम भी लगा सकते हो।
क्योंकि यहाँ पे एनीवेज रेशियो लेना है। ग्राम इंपेरिकल फॉर्मूला वेट बोला तो ग्राम लगाओ, सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला बोला तो 32, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट बोलो तो सिर्फ 32 भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे इसको अगर ग्राम लिया है तो इसको भी ग्राम लेना है, तो इससे आपका यन आएगा, तो यन आता है आपका 3, यन 3 आ गया। तो आपको बाद में पता ही है क्या करना है, क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज यन मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला, सो दिस इज योर यन, और ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो ये 3 है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12 आ गया बेटे। सो इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, नो प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल था ये, अब तक कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब इस चैप्टर का आखिरी पार्ट शुरू होता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो उससे पहले आप क्या करो, पहले लिख लो। चलो मुझे बताओ कि कहां से लिखना है। हाँ, ये पीछे वाला हो गया क्या, ये वाला, ये वाला हो गया, यस और नो बोलो एक बार। यस, चलिए उसके बाद ये पेज हो गया क्या, चलिए ये है पहला पेज, उसके बाद है आपका ये दूसरा पेज, फिर उसके बाद है ये तीसरा वाला पेज, फिर चौथा वाला, पांचवा, ठीक है 5 यहां तक लिखना है आपको, राइट। स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है, बहुत ही आसान है। कोई भी अगर रिएक्शन दी है आपको तो सबसे पहले उसको बैलेंस करना है आपको, राइट, कुछ नहीं। बैलेंसिंग रिएक्शन, उसके लिए 2 मेथड है, एक होती है ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरी एक होती है इक्वेशन से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन से, हाँ हाँ बताऊंगा यार, पीओएसी बहुत कुछ भी नहीं है उसमें, क्या है वो एक्चुअली बैलेंसिंग रिएक्शन। तुमने 9th क्लास में 10th क्लास में रिएक्शन बैलेंस नहीं की है क्या, एक बात बताओ मुझे, तो कैसे बैलेंस करते हो, तो उसे ही तो पीओएसी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, कुछ नहीं है, खाली पीली टेंशन ले रखा है तुमने उसका। ऐसी चीजों का टेंशन नहीं लेना चाहिए, बस उसको नाम अलग दे दिया। हाँ ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में बैलेंस रिएक्शंस बैलेंस किए ना, तो कैसे किए, कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर 6 एटम है तो राइट हैंड साइड में भी 6 होने चाहिए, तो इसी को तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन कहते हैं बेटा, कुछ भी नहीं है। हाँ तो बहुत आसान है, टेंशन मत लो। देखो क्या हुआ, एक होटल में, बहुत बड़े होटल में, एक आपने ऐड देखी होंगी, एक बहुत बड़े होटल में एक आदमी जाता है, बोलता है कि भैया आपके लिए, आपके पास खाने के लिए क्या है, तो वो इंग्लिश में वेटर बोलता है
sir, we have rice mixed with some Szechuan soybeans and some groundnuts put in it and mixed with some vegetables like this and this and this. असं सांगते एवढं मोठं. ते म्हणते यार सीधी भाषा में बताओ क्या है. ते म्हणते कुछ नहीं सर, खिचड़ी है. पता है? You just देखो किसी चीज को ना, जैसे कि आमिर खान ने भी 3 इडियट में मशीन की डेफिनेशन बताई थी, पता होगा सबको. ये पीओएसी ना, मुझे तो लगता है कि ये सबसे बकवास चीज है, इसमें कुछ है ही नहीं. तुम समझ जाओगे, तुम खाली फिली उससे डर गए हो. राइट? सबसे पहले ये तो देखते हैं. तो यहां पे देखिए अभी, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड है, दूसरी है इक्वेशन मेथड, तीसरी है रेडॉक्स रिएक्शन की मेथड. अभी रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह हम बाद में देखेंगे उस चैप्टर में, लेकिन यहां पे मैंने बोला ना, हाँ अब समझ में आ गया. मैंने कल बताया था रे बेटे, पीओएसी का मतलब कल बताया था मैंने, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. ठीक है, कुछ भी नहीं है. मुझे लगता है कल तुम नहीं थे सुनने के लिए. ठीक है, फिर तो मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, धीरे धीरे जाएंगे. बिल्कुल, आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि बैलेंस रिएक्शन लिखनी है आपको. मीथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. एक मिनट, इसको और छोटा कर देते हैं. एंड वाटर. बस आपको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है. ये जो रिएक्शन दी हुई है आपको, उसको बैलेंस करना है. तो यहाँ पे नोट दी है बेटा, क्या दिए, व्हाइल बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, क्या याद रखना है आपको, डू नॉट चेंज द केमिकल फॉर्मूला. फॉर्मूला चेंज नहीं करना है. जैसे कि आपको यहाँ पे ये देखिए, ये मीथेन है और ये ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस अगर करना है तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे. देखिए सबसे पहले तो आपके सामने, एक मिनट, टेंशन नहीं, जरा आराम से करेंगे. आपको पता भी है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए लेना पड़ता है. तो बेटे देखो, ये सबसे पहले इसको हटा देता हूं मैं. चलिए, अब रिएक्शन को बैलेंस करना है. सबसे पहले जो भी आपको रिएक्शन दी है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, राइट, दिस वन, ये रिएक्शन आपको सबसे पहले वर्ड्स में लिखनी है. मीथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. रिएक्ट्स का मतलब होता है ये प्लस वाला, ये जो साइन है ना, ये प्लस वाला साइन, वही है. ये रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव मतलब प्रोडक्ट होते हैं ये, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरा वाटर. ये हो गई वर्ड के फॉर्म में, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन. राइट? उसके बाद अब इनके केमिकल फॉर्मूले लिख लेंगे हम. कुछ नहीं, केमिकल फॉर्मूला क्या है भैया, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है CH4, ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला है O2, कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2, वाटर का है H2. इन्हें रिएक्टेंट कहते हैं और इन लोगों को प्रोडक्ट कहा जाता है. ठीक है, ये भी आपको पता है. अब यहां पे देखो, अब इसको बैलेंस करना है हमको. तो बैलेंस किस तरीके से कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, देखो मान लो कि यहां पे कुछ नहीं था और यहां पे भी कुछ नहीं था. बैलेंस करते वक्त एक ही बात याद रखनी है, एटम लेफ्ट हैंड साइड में जितने हैं उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए किसी एलिमेंट के. मतलब एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो उतने ही रहते हैं, और एटम रिएक्शन में डिस्ट्रॉय भी नहीं होते और क्रिएट भी नहीं होते नए एटम्स. ये है डाल्टन्स थ्योरी के अनुसार, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मतलब ना बदलना, उतना ही रहना. सो एटॉमिक कंजर्वेशन का मतलब है जितने रिएक्टेंट में एटम थे किसी एलिमेंट के, उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, भले ही आप उनको कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो यहां पर है कार्बन के एक ही एटम, तो इधर भी एक ही एटम है, नो प्रॉब्लम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल सही है, लेकिन
उसमें भी एक पर्टिकुलर केस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, इनमें थोड़ा सा फर्क है बेटा। ठीक है, मास में क्या हो सकता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या हो सकता है, कार्बन जो है, अब मान लो आपके पास ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के एटम है और वो इस सल्फर में चेंज हो गए, तो 2 ऑक्सीजन के एटम का मास 32 है, सल्फर का भी 32 है, सो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो किया गया है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास ये गलत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एटम ये गलत है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन थे, राइट हैंड साइड में सल्फर है, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक बड़ी बात है, राइट, उसका एक पार्ट मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम है। तो आपको यहां पे पता चला कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो किया गया है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन फॉलो नहीं किया गया। बताओ मुझे ये क्लियर है क्या? यस और नो बोलो जो मैंने बोला। नो 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 नो, डोंट थिंक अबाउट दैट। If reactant is not unreacted, then it is not taken in the chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में हम उसको लेते ही नहीं, जो रिएक्ट हो रहा है उसी को केमिकल रिएक्शन में लेंगे हम। जो अनरिएक्ट नहीं हुआ तो उसको क्या, देखो उसको भी बताता हूं मैं क्या, कैसे लिख सकते हो। देखो बेटे क्या कर सकते हो उसको, आप मान लो आपके पास इतना सारा कार्बन है, मतलब 10 एटम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, मान लो ऑक्सीजन के 5 ही मॉलिक्यूल्स है, तो आपको CO2, उसके बारे में भी आगे है आपको लिमिटिंग रिएजेंट बोल के, तो आपके प्रोडक्ट क्या हुए, CO2 के 5 ही मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकते हैं, तो 5 कार्बन के एटम तो रिएक्ट हुए ही नहीं, तो आप आगे फिर अनरिएक्टेड कार्बन को ऐसे लिख सकते हो ये। तो फिर यहां 10 कार्बन है और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 यानी 10 कार्बन हो गए। यानी जो रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं हुआ उसको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, दैट इज अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। लेकिन फिर भी केमिकल रिएक्शन में यूजुअली उन्हीं को लिया जाता है जो रिएक्ट हुए, जो अनरिएक्टेड हुए हैं उनको केमिकल इक्वेशन में कंसिडर किया ही नहीं जाता। समझ में आ गया क्या? यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम लागू होता है बेटे। मुझे एक ही कहना है, रिएक्शन होने से पहले कार्बन के जितने एटम थे, मान लो कोई वेसल है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम क्या है पता है क्या? मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, राइट, या फिर क्लोज सिस्टम है, तो रिएक्शन होने से पहले इसमें अगर 10 कार्बन है तो रिएक्शन होने के बाद भी टोटल 10 कार्बन के एटम रहेंगे, भले ही हो कार्बन डाइऑक्साइड में जाए, मीथेन में जाए, किसी में जाए, लेकिन उतने ही रहेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? या फिर कुछ अनरिएक्टेड रहे, मान लो कि इसमें से 5 लोग कार्बन डाइऑक्साइड में चले गए और 5 कार्बन बच गए, तो 5 कार्बन बचे हैं ना, मतलब रिएक्शन से पहले जितने थे इस वेसल में उतने ही बाद में है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम यहां पे भी अप्लाई होता है कि नहीं, बोलो एक बार। इन अ क्लोज सिस्टम या फिर बोलो आइसोलेटेड सिस्टम, number of atoms before reaction are equal to number of atoms in after reaction। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में थोड़ा अलग होता है, वो आपको आगे है। न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम का भी कंजर्वेशन नहीं होता, एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो आगे है आपको। सो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट के बारे में पता चला बेटे? कौन, किसने पूछा था ये? रितेश। अनरिएक्टेड, हाँ, रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड में लिख, नहीं नहीं, कंसिडर किया जाता है। देखो बेटे कुछ चीजें ना एजम्पशन के ऊपर चलती है, राइट। रिएक्शन में जैसे कि आप मान लो दुकान में चले गए, आप बोलते हो 1 किलो गेहूं दे दो। 1 किलो गेहूं का मतलब गलत है, 1 किलोग्राम बोलना चाहिए, राइट, किलोग्राम बोलना चाहिए, लेकिन बोलते हो किलो, और दुकानदार समझ भी जाता है। वैसे ही केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको समझ लेनी पड़ती है। मतलब रिएक्शन में उन्हीं को कंसिडर किया जाता है जो रिएक्ट होते हैं, जो अनरिएक्टेड है एक्चुअली देखो क्या होता है अनरिएक्टेड, उसके बारे में बताता हूँ बेटे, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, नो टेंशन, सब कुछ क्लियर कर सकता हूं मैं, ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है। चलो मान लो अनरिएक्टेड है, चलो मैं क्या करता हूं, 10 कार्बन थे, उस यहां पर 3 ऑक्सीजन के एटम्स है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड तो 3 ही फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि उस बाकी के तो 7 कार्बन को नहीं मिल रहा। तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको क्या लिखता हूं, देखो अब तुम बोल रहे हो जो अनरिएक्टेड है, मतलब 7 कार्बन अनरिएक्टेड है, उनको इधर लिखना चाहिए 7 कार्बन, नो प्रॉब्लम लिखना चाहिए। चलो अब मैं जरा आगे दिखाता हूं आपको। इस 10 कार्बन को मैं क्या करता हूं, ऐसा लिखता हूं 7 कार्बन प्लस 3 कार्बन प्लस 3O2 गिव्स, देखो अब ये 3 कार्बन और 3 O2 मिलके क्या बनाएंगे 3CO2। जो बचे 7 कार्बन उनको तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जैसे कि अल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं वैसे ही केमिकल रिएक्शन है। तो ये 7 कार्बन कट गए, ये भी 7 कार्बन कट गए, तो आपकी नेट रिएक्शन क्या आती है 3 कार्बन प्लस 3O2 गिव्स 3CO2। तो हो गया काम। जो अनरिएक्टेड है उनको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ना रिएक्टेंट साइड में लिखा जाता है उनको, ना प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, वैसे तो वेसल में और बहुत सारी चीजें जो नहीं रिएक्ट हो रही तो उनको भी लिखेंगे कि हम इक्वेशन में नहीं लिखेंगे, जो काम कर रहे हैं उनको ही लिखना चाहिए। तो चलिए अंडरस्टूड हो गया ना, नो प्रॉब्लम। पूछा करो, सब कुछ पूछा करो, ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहेंगी बाद में। चलो तो बेटे अब यहाँ पे हम इसको रिएक्ट प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से क्या कर रहे थे, हम इसको बैलेंस कर रहे थे। तो बैलेंस करते वक्त क्या होगा, हम देखेंगे यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, तो यहाँ पे भी 1 है, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद देखेंगे, मान लो कि ये पहले आपको पता ही नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं, राइट, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, राइट। तो आप क्या करोगे, कार्बन 1 है, नो प्रॉब्लम। अब हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है, तो यहाँ पे मुझे 2 अप्लाई करना पड़ेगा, सो 2 × 2 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन इधर, ये मतलब ऑक्सीजन के एटम 2 है, इधर ऑक्सीजन के एटम 2 और 1, 2 और 2 4 है, तो इधर 1 है, इसलिए इधर 1 करने की जरूरत नहीं मुझे, इधर 4 है तो इधर भी मैं 4 करूंगा। तो 4 करते वक्त इसको 4 नहीं करना है, ये इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, उसको O2 से O4 नहीं बनाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकते आप क्या कर सकते हो, इधर 2 अप्लाई कर सकते हो। इसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये जो दिख रहा है ना ये आपको, ये इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। उसको चेंज कर सकते हो, बट इन बैलेंसिंग द रिएक्शन यू कैन नॉट चेंज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये आपको एक्चुअली 10th में भी हुआ है, राइट। सो यू कैन नॉट चेंज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन, आपको देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो इसको 4 करने के लिए आप H2O को ना H4O नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई ना, ये बोलो एक बार, समझ में आई हो तो बोलो। और ये हम ट्रायल और एरर से कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका ना रिएक्शन को बैलेंस करने का एप्टीट्यूड बढ़ते जाएगा, अब भी नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आगे है आपको और एक रिएक्शन ऐसे ही बोलेंगे कि भैया आप बैलेंस करो, किसको बैलेंस करो बोलेंगे, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब ऐसे गंदे गंदे नहीं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते नहीं कोई, लेकिन शुरुआत है इसलिए ले रहा हूं। फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन हो गया, फ्रॉम बोला है, फ्रॉम बोला है मतलब वो रिएक्टेंट होते हैं, उनसे जिनसे फॉर्म हुआ उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। ये है दोनों रिएक्टेंट, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इनसे क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया। ये वर्ड इक्वेशन हो गया, राइट, दीज आर द रिएक्टेंट्स और दिस गाय इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। काम खत्म। अब इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए आप कैसे कर सकते, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखा इसको आप भूल जाओ, इसको मत देखो आप, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। देखिए तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये नाइट्रोजन है, इसका फॉर्मूला लिखो, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और ये है आपका अमोनिया। अब सबसे पहले इनके फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है। अब क्या देखोगे आप, इधर नाइट्रोजन 2 है, तो इधर भी नाइट्रोजन 2 करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा दो। क्या ये सही है, बोल दो एक बार प्लीज, यस और नो बोलो एक बार फटाफट, क्या मैंने सही किया ये, नो। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही वाहियात सवाल था, बहुत ही वाहियात सवाल था। इससे वाहियात और कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, राइट। इस दुनिया में इससे वाहियात कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो N2 करना है तो आप इधर 2 लगा सकते हो।
या फिर और एक बात कर सकते हो आप, जो कि 10 तक आपने नहीं की है। इसको 2 करने की जगह पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 है ना, तो इसको 1 कर दूंगा। तो इसको 1 करने के लिए इसको काट दो, लेकिन ये गलत है क्योंकि हमको फॉर्मूले में चेंज नहीं करना है। तो इसको 1 करने के लिए मैं यहाँ पे हाफ कर दूंगा, ये चलता है। मतलब ये हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया आपको? मतलब आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को फ्रैक्शन में लिख सकते हो। 10 तक आप ऐसा नहीं कर सकते थे, मतलब ऐसा नहीं था आपके बुक में, लेकिन यहां से आगे ऐसा भी करना पड़ेगा आपको। और वैसे ही यहां पर क्या है बेटे, हाइड्रोजन 3 है, तो इधर हाइड्रोजन 3 कैसे करेंगे? 3 अगर लगा दोगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो इस 2 को कैंसिल करने के लिए नीचे 2 लगा देंगे, सो ये 2 और 2 कैंसिल। चलो, क्या ये बात भी आपको क्लियर है? बोलो एक बार, ये बात भी आपको क्लियर है? राइट। तो आपका बैलेंस्ड इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगा बेटे, ये वाला, यानी नीचे दिया है ये वाला। इसको भी आप बैलेंस्ड इक्वेशन कह सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको बहुत ही गंदा दिख रहा है, आपको अच्छा नहीं है, पसंद नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है, मेरे को पसंद नहीं है, मेरे मम्मी डैडी को पसंद नहीं है, ठीक है, तो क्या करो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा। लेकिन तो आपकी पूरी रिएक्शन क्या बनती है, देखिए मैं लिख देता हूं, इधर N2 प्लस ये 2 कैंसिल हो गया तो 3H2 गिव्स, और यहाँ पे 2 आ गया तो 2NH3। देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्या ये भी आपको समझ में आ गया मैंने क्या क्या किया? मैंने आपको वर्ड रिएक्शन कैसे लिखने ये बताया, फ्रैक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं ये भी बताया, और फ्रैक्शन निकालना है तो आप किसी नंबर से, सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये भी बताया। राइट, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल यहाँ इसको लिख लेंगे। गुड बाय, गुड नाइट, गुड बाय।